हाँ तो बच्चों, आपका अब तक मैंने बता दिया था आपको कि अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है। फिर एक बार मैं बता देता हूँ। जैसे कि आपने घर पर अपने एक पॉलिश की हुई एक साफ नई चम्मच ले लीजिए और नई चम्मच में अगर आप इसे अंदर की तरफ से देखें तो आपका क्या दिख रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है, परावर्तन हो रहा है। कहाँ से परावर्तन हो रहा है? दबे हुए भाग से। इसके ऊपर क्या हो रही है? पॉलिश हो रही है। तो यह क्या कहलाता है? अवतल दर्पण कहलाता है। अब देखिए, अगर आप इसमें देखेंगे तो आपको इसमें अपना प्रतिबिंब दिखाई देगा और वह प्रतिबिंब कैसा दिखाई दे रहा है? उल्टा दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे इसको हम ऐसे देखेंगे तो इसका प्रतिबिंब हमें कैसा दिखाई देगा? उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देता है। अगर हम इसको ऐसे कर देते हैं तो इसमें हमारा सीधा प्रतिबिंब दिखाई देता है। जब परावर्तन उठे हुए भाग से होता है तो वह उत्तल दर्पण होता है और जब दबे हुए भाग से होता है तो वह अवतल दर्पण होता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अवतल दर्पण, बेटा अवतल दर्पण से जब हम किरण आरेख बनाते हैं भिन्न भिन्न वस्तुओं की भिन्न भिन्न स्थिति के लिए अलग अलग जगह रख के, कहीं आगे रखेंगे, पीछे रखेंगे, आगे पीछे करके देखते हैं और उसके भिन्न भिन्न डायग्राम बनते हैं। तो उन डायग्राम किरण आरेख बनाने के लिए पहले से कुछ नियम होते हैं कि जब ये यहाँ से जाएगी तो पक्का पक्का यहाँ से जाएगी, नियम के अकॉर्डिंग चलती है। अब पहले वाला है, जब हम वस्तु को, जैसे कि हमारा एक ये बना दिया गया मैंने, एक ये अवतल दर्पण है और इस अवतल दर्पण का ये वाला भाग क्या कहलाता है? ये वाला, इसमें मैंने पॉलिश कर दी परावर्तक पृष्ठ। इसका मध्य बिंदु क्या कहलाता है? ध्रुव। और ये जिस खोखले गोले से काट कर बनाया गया है उसके केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। अगर ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिला दिया जाए तो यह क्या बन जाती है? मुख्य अक्ष। ये चीजें तो सब बता दी गई। अब बात आती है कि इनसे प्रतिबिंब बनते कैसे हैं, इनसे प्रतिबिंब बनने के नियम क्या है। अब पहला नियम है, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल, कि वस्तु को अगर मान ले जाए कोई भी रे मुख्य अक्ष के, ये यहाँ पर क्या था भाई? मुख्य अक्ष था। ये क्या था? मुख्य अक्ष। ये क्या है? अवतल दर्पण। क्या है भाई? ये अवतल दर्पण। कैसा दर्पण है? अवतल। और यहाँ पर क्या है? इसका वक्रता केंद्र है C और इसके बिल्कुल मध्य में क्या होता है? F, यानी कि इसका मुख्य फोकस। हमारे पास इसका ध्रुव हो गया P और इसका फोकस हो गया F और C हो गया वक्रता केंद्र और ये हो गया मुख्य अक्ष। अब नियम बता रहे हैं, अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर चले तो समानांतर चलने के बाद जब यह दर्पण से टकराएगी तो इसका परावर्तन होता है और परावर्तन के बाद इसका पक्का नियम है कि ये कहाँ को जाएगी? ये फोकस में को ही जाएगी। एरो का निशान देखिए मैंने लगाया, इधर से आई है और इस पर टकराई। टकराने के बाद क्या हुआ? परावर्तन हुआ और परावर्तन के बाद यह कहाँ को चली जाएगी? फोकस में को चली जाएगी। यह इसका पहला नियम हो गया। यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है और आने के परावर्तन के बाद कहाँ को जाएगी? ये मुख्य फोकस में को चली जाएगी। तो बच्चों ये समझ में आ गया होगा कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो वह परावर्तन के बाद मुख्य फोकस में को चली जाती है। पहला नियम ये हो गया। अब हम दूसरे नियम की बात करते हैं। ये दर्पण हमारा है, फोकस है और हम इसको, इस नियम को मैंने, बेटा ये ध्यान रखें सभी कि सारे के सारे नोट्स मैंने आपके पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिए हैं, सब भेज दिए हैं। आप उसमें से उतारें। अब यहाँ पर उतारने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ समझो केवल। पहला नियम हो गया, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो वह परावर्तन के बाद मुख्य फोकस में को चली जाए। एक नियम हो गया। दूसरा नियम, यदि कोई प्रकाश की किरण कहाँ को आती है भाई? मुख्य फोकस में को आती है। ये आ गई। कहाँ को आई? अब की बार मुख्य फोकस में। यहाँ आने के बाद क्या हुआ? उसका परावर्तन हुआ। यहाँ आने के बाद क्या हुआ? उसका परावर्तन। और परावर्तन होने के बाद वह मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी। पक्का पक्का, इसमें कुछ नहीं हो सकता।
यानी कि जो मुख्य अक्ष के मुख्य फोकस में को आएगी वह परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर चली जाएगी। जो अगर आप प्रैक्टिकल करो देखो वहां पर पता चल जाएगा कि दर्पण में अवतल दर्पण लिया हमने और कोई रे कहाँ को जा रही है, मुख्य फोकस में को जा रही है, तो वह परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर चली जाती है। दो नियम हो गए। तीसरे वाले को देखते हैं, थर्ड नियम को। तीसरा नियम है, तीसरे नियम में क्या है देखो, अगर कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र में को होकर जाती है, कोई प्रकाश की किरण यहां से आई और वह कहां को चली गई, वक्रता केंद्र। भाई वक्रता केंद्र में गई। अब मैंने आपको समझाया था जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से जाकर दर्पण से टकराती है तो परावर्तन होने के बाद क्या होगा उसका, देखिए यहाँ पर यह 90 अंश कोण बनाती है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, अभिलंब हो गया। तो जब कोई भी प्रकाश की किरण दर्पण के लंबवत आती है तो वह, जैसे कि मैं प्रकाश सीधा डालूं ऐसे यहां से, तो वह प्रकाश मुड़ेगा नहीं, सीधा यहीं से वापस हो जाएगा। लंबवत जा रहा है तो लंबवत जाएगा तो सीधा वापस हो जाएगा। अब ये क्या गया, लंबवत गया तो यहीं से गया, वक्रता केंद्र से जाएगा और वक्रता केंद्र से ही ये किरण वापस हो जाएगी। ये इसका तीसरा नियम। 3 नियम हो गए। इन्हीं नियमों से अगर ये नियम सीख गए तो एग्जाम में जरूर एक क्वेश्चन आता है जिसमें पूछा जाता है यहाँ पर वस्तु यहाँ पर रखी है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, वो सब चीज इसी से बनेगी। अब मैं एक और बता देता हूँ, यदि 4th नंबर पर यदि कोई प्रकाश की किरण, ये हमारा F है, ये हमारा C है, अगर कोई प्रकाश की किरण यहाँ से तिरछी आती है, तिरछी ऐसे, और यहाँ पर जितना कोण बनाती है उतने ही कोण से तिरछी ऐसे, परावर्तन के बाद यह किरण ऐसे चली जाएगी और ये दोनों कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण, दोनों के मान बराबर होंगे। इसमें कुछ भी नहीं हो सकता। 4 नियम मैंने बताए हैं। जिन बच्चों को ये नियम याद हो गए, ये चीज समझ में आ गई, वो इसके अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु के भिन्न भिन्न स्थितियों में 6 प्रतिबिंब बनते हैं, वो 6 के 6 प्रतिबिंब बना लेगा और उनकी स्थिति के बारे में भी समझ जाएगा। और जिसे किरण आरेख बनाना आ गया वो न्यूमेरिकल भी आराम से कर लेगा। अभी देखते हैं, आगे चलते हैं। हमारे इसमें चारों नियम, यानी कि हमारा क्या था, अवतल दर्पण किरण आरेख बनाने के नियम, ये हमारे किरण आरेख बनाने के नियम थे। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको अवतल दर्पण द्वारा भिन्न भिन्न स्थानों पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब का बनाना। अब बेटा नेक्स्ट लेक्चर में ये लेंगे। थैंक यू।